हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A3 अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आनंद कुमार आपके सामने फिर से MPG का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम पढ़ने वाले संयुक्त सिंचाई परियोजनाएं। जी हां दोस्तों, संयुक्त का मतलब क्या होता है? एक से अधिक। जी हां दोस्तों, दो या दो से अधिक हम क्या बोलते हैं? संयुक्त। तो संयुक्त में हम क्या देखेंगे दोस्तों? ऐसी परियोजनाएं जो मध्य प्रदेश के साथ साथ उसके जो पड़ोसी राज्य हैं उनके सहयोग से यह परियोजना स्थापित की जा रही है, जिसमें बांध बना करके दोस्तों उसके जल का एक निश्चित अनुपात में जल का बंटवारा किया जाता है। उसमें से जो विद्युत उत्पादन होता है दोस्तों उसका बंटवारा किया जाता है। तो ये आपस में क्या होता है, उनमें पहले से ही एक समझौता होता है जिसके थ्रू राज्य क्या करते हैं, आपस में उसके द्वारा जल का और जो बिजली उत्पन्न होती है उसका बंटवारा करते हैं। इसलिए इसे हम संयुक्त सिंचाई परियोजना कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको मैंने नदियां बता दिया है और नदियों में हमने बताया आपको कि कौन सी नदी किस डायरेक्शन में प्रवाहित होती है, किस किस जिले में प्रवाहित होते हुए कहां पे जाती है। अब आपको मध्य प्रदेश के मैप में पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ता है, मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है, मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन से राज्य पड़ते हैं और मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन से राज्य पड़ते हैं। ये आपको अब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। चूंकि अब मैप के थ्रू हम ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं, इसलिए अब आप नदियों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुख्यतः केवल 9 परियोजनाएं हम देखने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। जी हाँ दोस्तों, इसी वीडियो में आज हम नदियों वाला टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो नदियों वाला टॉपिक आज यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। नदियों वाला चैप्टर काफी लंबा हो चुका था और इसमें हमने देखा कि जितने भी क्वेश्चन नदियों से बनते हैं, सबसे पहले नदी का उद्गम, फिर नदी का समापन कहाँ पे होता है, नदियाँ कितने जिलों में प्रवाहित होती हैं, नदियाँ किस किस राज्य में प्रवाहित हो रही हैं, उसके बाद नदियों के ऊपर कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं, नदियों की लंबाई। जी हाँ दोस्तों, तो और नदियों के प्रमुख बांध और बांध के जो नाम परिवर्तित किए गए हैं, और उन बांधों में से कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ये सारे प्रश्नों पे हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां जाकर के जरूर देखिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें MPGK का जो पार्टीशन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वेटेज बहुत ज़्यादा कवर अप हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछते हैं दोस्तों, इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए, सबसे पहले सरदार सरोवर परियोजना। आप सभी को पता होगा सरदार सरोवर जो परियोजना है यह नर्मदा नदी पे गुजरात के बड़ोदरा जिले में स्थित है। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। अब बात की जाए दोस्तों नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? मतलब कि यह एक अंतर्राज्यीय नदी है। कौन कौन से 3 राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। लेकिन जो सरदार सरोवर परियोजना है उसका लाभ 4 राज्यों को मिलता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो लोग मध्य प्रदेश ये पेपर में पूछता है तो लोग कंफ्यूज होकर गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पड़ता है, इसलिए ये 3 ऑप्शन लगाकर चले आते हैं। लेकिन नर्मदा नदी तो राजस्थान में नहीं बहती, लेकिन जो सरदार सरोवर परियोजना है उसका हिस्सा राजस्थान भी है। राजस्थान भी है, इसका प्रयोग करता है पानी का भी और विद्युत का भी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वह नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, कितने राज्यों की? आप बोलोगे 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आगे बात करते हैं दोस्तों बाण सागर परियोजना। जी हाँ दोस्तों, बाण सागर परियोजना, अगर बाण सागर परियोजना की बात की जाए दोस्तों तो यह किस नदी पे है? आप बताओगे सर यह सोन नदी शहडोल के देवलोंद पर स्थित है बाण सागर परियोजना। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों तो बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो ये 3 राज्य यहाँ इसके जल का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखिए रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना अगर बात की जाए किस नदी पर है तो आप बताओगे बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। अब देखिए डायरेक्शन, आप देखिए जो सरदार सरोवर नर्मदा नदी कैसे बहती है दोस्तों, आप बताओगे अमरकंटक से निकलती है और कैसे प्रवाहित होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तो देखिए
महाराष्ट्र यहाँ पे नीचे पड़ता है, महाराष्ट्र को टच करती है, और फिर गुजरात और यहाँ पे राजस्थान स्थित है। तो आप बता सकते हो सरदार सरोवर। अब सरदार सरोवर में कोई पूछेगा क्या उत्तर प्रदेश शामिल है, तो भाई नर्मदा नदी उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है, तो कैसे परियोजना में शामिल हो जाएगा, नहीं होगा। आगे देखिए, जो बाण सागर परियोजना सोन नदी पे, सोन नदी कैसे प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है उत्तर की ओर प्रवाहित, बिल्कुल उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से तो नर्मदा इधर चली जाती है और सोन नदी इधर चली जाती है, तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है ये नदी। तो उत्तर में क्या है, मध्य प्रदेश की, भाई उत्तर में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के आगे क्या है, बिहार, तो इसकी संयुक्त परियोजना है। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, बेतवा नदी भी कैसे प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, इसलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो आप लॉजिक के थ्रू भी इनको सॉल्व कर सकते हो। आगे देखिए दोस्तों, उर्मिल परियोजना, जी हाँ दोस्तों, उर्मिल परियोजना किस नदी पर स्थित है, उर्मिल नदी पर स्थित है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है कि उर्मिल किसकी सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उर्मिल किस नदी की सहायक नदी है, आपको प्रश्न नंबर 4 डाल करके कमेंट करना है। तो दोस्तों, जो उर्मिल नदी है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, केन परियोजना। केन परियोजना, केन नदी भी कैसे प्रवाहित होती है, तो आप बताओगे केन नदी भी जो कि कटनी से निकलती है, क्यूमिस पहाड़ी से, तो कहां पे जाती है, यह आप बताओगे उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए, यह भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों, आपको राज्य भी पेपर में डायरेक्टली पूछ लेगा कि केन परियोजना कितने राज्यों का संयुक्त परियोजना है। तो भाई कितने राज्य, 2 राज्य, यहाँ पे भी कितने राज्य थे, 2 राज्य, यहाँ पे भी कितने थे, 2 राज्य, यहाँ पे थे 3 राज्य, यहाँ पे थे 4 राज्य। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे देखिए, पेंच परियोजना। दोस्तों, पेंच परियोजना आपने पढ़ा होगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा होगा, जो कि छिंदवाड़ा में है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले भाग में, यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो दक्षिण वाला भाग छिंदवाड़ा, यहीं पे से निकल के दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और आपको पता होगा, चूंकि छिंदवाड़ा के नीचे कौन सा राज्य पड़ता है, आप बोलोगे सर महाराष्ट्र पड़ता है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र पड़ता है। और आप देखोगे पेंच परियोजना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। आगे बात करोगे आगे, तो बामन थड़ी परियोजना। जी हाँ दोस्तों, बामन थड़ी परियोजना, बामन थड़ी परियोजना कहां पे है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो प्रश्न नंबर 7 डाल करके आपको कमेंट करना कि बामन थड़ी परियोजना का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, बामन थड़ी परियोजना का दूसरा नाम क्या है और यह परियोजना किस नदी पर स्थित है, बामन थड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है और इसका दूसरा नाम क्या है, आपको ये कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। अब देखिए, जो 8वीं परियोजना दोस्तों, बाघ परियोजना, बाघ परियोजना जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अब देखिए लास्ट जो है चंबल घाटी परियोजना। जी हाँ दोस्तों, चंबल घाटी परियोजना ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। आपने पढ़ा होगा चंबल नदी पे मुख्यतः 3 बांध जो हैं बड़े बड़े, वो पेपर में पूछते हैं। तो पहला आपने पढ़ा होगा गांधी सागर, दूसरा राणा सागर और तीसरा जवाहर सागर। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की, चूंकि जो गांधी सागर है वो मंदसौर में स्थित है, बाकी जो आपने पढ़ा होगा राणा सागर वो चित्तौड़गढ़ में, और जो जवाहर सागर है वह कोटा में स्थित है। तो यह इसकी प्रमुख संयुक्त परियोजनाएं हैं। अब आगे अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां से संयुक्त परियोजनाएं केवल आपको 9 ही याद रखनी है, यही से क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछता रहता है, तो आपको फालतू में परेशान नहीं होना है। तो इसमें इतने ही आपको संयुक्त परियोजनाएं याद रखनी है कि किस किस राज्य के साथ ये परियोजनाएं चल रही है। अब हम देखते हैं दोस्तों आगे जो हम देखेंगे, तो आगे हम देखेंगे कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो आगे हम देखने वाले हैं दोस्तों नदियों किनारे बसे मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर। जी हाँ दोस्तों, नदियों किनारे बसे मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर, ये भी दोस्तों कई बार पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस यहाँ से भी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों, हम नदियाँ स्टार्ट करेंगे, तो नदियों से आसपास के जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों सब हम कवर करेंगे, ना केवल नदियों में दोस्तों। इसी तरह हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और कवर करेंगे। यकीन मानिए, आप नोट्स तो बनाते चलिए दोस्तों, एक बार एमपी पढ़िए ए3 एकेडमी के साथ, उसके बाद आप पेपर को सॉल्व करिएगा, पुराने पेपर को उठा के कहिए। एक मुश्किल से जो करंट अफेयर्स बचेगा दोस्तों वो आपको छोड़ के बाकी पूरा का पूरा जो चैप्टर है, आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला है। आप क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश के, तो आप 18 से 19 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपना इधर दोस्तों, ये हमारा जो कॉलम है यहाँ पे हमने लिखा है दोस्तों शहर, यहाँ पे हमने लिखा है नदी। इसी तरह यहाँ पे भी दोस्तों हमने लिखा है शहर और यहाँ पे हमने लिखा है नदी। दोस्तों वैसे तो मध्य प्रदेश तो नदियों को मायका कहा जाता है, यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं,
तो बहुत सारे शहर भी हैं, लेकिन जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अमरकंटक। तो अमरकंटक किस नदी के तट पर स्थित है? सभी को पता होगा, जिसका उद्गम ही कहाँ से होता है? आप बोलोगे नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। अब देखिए दोस्तों, जो नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश के बीचों बीच से आप देखोगे पूर्व से पश्चिम तक प्रवाहित होती है। तो जब बीचों बीच से प्रवाहित होगी तो सबसे ज्यादा नगर भी तो उसी के तट पर स्थित होंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो हमने लिस्ट उठाई है, तो यहाँ पे 14 नगर जो हैं वह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो अमरकंटक आपको पता है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नर्मदा का उद्गम ही अमरकंटक से होता है। आगे देखिए दोस्तों, होशंगाबाद, होशंगाबाद के मध्य से ही गुजरती है नर्मदा नदी, तो होशंगाबाद भी नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है। तीसरा देखिए दोस्तों, नेमावर। नेमावर भी कहाँ है? आप बताओगे नर्मदा, नेमावर नर्मदा, नेमावर नर्मदा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आगे देखिए दोस्तों, पुनासा। पुनासा कहाँ पे स्थित है? यह भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जो पुनासा शहर है दोस्तों, यह भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए महेश्वर। महेश्वर भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। ये पूरे के पूरे नर्मदा नदी वाले हैं, इसलिए हमने इसको बार बार नहीं लिखा। तो देखिए दोस्तों कौन सा है? पुनासा, महेश्वर। आगे देखिए जो धार। धार की अगर दोस्तों बात करोगे तो धार की अगर बात करोगे तो धार भी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो धार की दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल खराबी हो गई थी, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, तो महेश्वर कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे। आगे देखिए धार। तो धार कहाँ पे दोस्तों? धार स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। अब आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे भी धार है और यहाँ पे भी धार है। तो आप बोलोगे धार कैसे? तो दोस्तों धार चूंकि मध्य प्रदेश में जो आप देखोगे धार के दक्षिण तरफ से नर्मदा बहती है, और धार से ही आप देखोगे कि धार से ही यहाँ पे माही नदी होगा, धार से ही माही नदी का उद्गम होता है, जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। तो धार आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पेपर में सॉल्व करना है। धार, अगर धार आता है नर्मदा नदी तो आप नर्मदा नदी भी लगा सकते हो, और अगर धार में आएगा माही तो आप माही नदी भी लगा सकते हो। अगर पेपर में आता है धार बसा है नर्मदा नदी, माही नदी, ए बी दोनों, तो आप लगाओगे ए बी दोनों। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे देखिए, तो धार कहाँ पे है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। नर्मदा नदी जो है धार के दक्षिणी भाग से निकलती है। आगे देखिए, निकलती नहीं सॉरी, प्रवाहित होती है। आगे देखिए जबलपुर। जबलपुर भी तो सभी को पता है नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है। यहाँ का भेड़ा घाट प्रमुख जलप्रपात है, फेमस है। आगे देखिए नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के मध्य से भी होती हुई नर्मदा नदी निकलती है। जब दोस्तों मैंने बताया था नर्मदा नदी के करीब 15 जिलों से होकर के गुजरती है, तो वो पूरे के पूरे 15 जिले भी आपको याद होंगे। तो वही सारे जिले। आगे देखिए दोस्तों, हंडिया और बड़वाह है। आपको बताया था दर्दी और मंधार जलप्रपात, मैंने बताया था कि जो हंडिया और बड़वाह, हंडिया और बड़वाह दोस्तों, हंडिया और बड़वाह के मध्य स्थित थे दर्दी और मंधार जलप्रपात दोस्तों, और यह दोनों खंडवा पे स्थित है। जलप्रपात मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो हंडिया भी कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ पे स्थित है? तो देखिए दोस्तों, ओमकारेश्वर की अगर बात की जाए तो ओमकारेश्वर स्थित है नर्मदा नदी के तट पर, और वहीं पे आप देखोगे नर्मदा नदी कुछ इस टाइप में घूमती है दोस्तों, तो ओम का आकार बनता है, ओम का शेप, इसलिए उसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। तो आपको याद रखना है, ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। वहीं अगर दोस्तों पूछा करता है महाकालेश्वर, तो महाकालेश्वर याद रखिएगा, यानी कि महाकालेश्वर कहाँ है? उज्जैन में, और उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के। तो आगे देखिए बड़वानी। तो बड़वानी भी कहाँ स्थित है? आप देखोगे नर्मदा नदी के तट पर बड़वानी स्थित है। आगे देखिए निमाड़। तो निमाड़ कहाँ स्थित है? निमाड़ भी स्थित है। आप चाहे पूर्वी निमाड़ ले लो या पश्चिमी निमाड़ ले लो, दोनों के दोनों कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए मंडला। मंडला कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। वहीं अगर बात की जाए बड़वाह, तो बड़वाह भी कहाँ स्थित है? बड़वाह भी स्थित है किसके किनारे? आप बताओगे बड़वाह भी स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। तो दोस्तों देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों। ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों इधर। तो देखिए ये शिवपुर चंबल नदी के किनारे। देखिए चंबल पहले कहां से निकलती है? तो आप देखो कि चंबल जनापाव पहाड़ी इंदौर से निकलती है। इंदौर से निकलने के बाद यह जाकर के मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, और राजस्थान से जब पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश का ये जो ऊपर वाला भाग है दोस्तों, मध्य प्रदेश का ये जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ पे जैसे प्रवेश करती है तो आप देखते हो यहीं पे क्या है? श्योपुर है। यहीं पे क्या है? श्योपुर है। यहीं पे श्योपुर है। यहाँ पे मुरैना हो गया और ये वाला भिंड हो गया।
तो शिवपुर यहीं पे पड़ता है। चंबल नदी ऐसे ही निकलती है, आगे जाके यमुना में मिल जाती है। तो चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? आप देखोगे शिवपुर। आगे बात की जाए दोस्तों महू, तो महू किस नदी के तट पर स्थित है? आप बताओगे सर चंबल के तट पर स्थित है। महू का ही दूसरा नाम क्या है? अंबेडकर नगर। क्या है? अंबेडकर नगर। आगे बात की जाए दोस्तों मुरैना, तो मुरैना भी कहाँ स्थित है? चंबल के तट पर। ये देखिए ये हो गया आपका शिवपुर, ये हो गया मुरैना और ये हो गया भिंड। ये तीनों की तीनों कहाँ पर है? इसीलिए से चंबल संभाग भी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। तो कहाँ पे स्थित है? तो आप देखोगे मुरैना भी स्थित है चंबल नदी के किनारे। आगे बात करते हैं दोस्तों ओरछा। कई बार पेपर में पूछा गया है, जितने स्टार मन चाहे लगा लो। ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगर पूछते हैं दोस्तों ओरछा किस जिले पे आता है, तो पुराने बुक में तो आप देखोगे, पुराने बुक में जो दिया होगा छतरपुर, सॉरी टीकमगढ़, लेकिन अब यह क्या हो गया? चेंज हो गया है। चेंज हो गया है। कहाँ पे हो गया है? आप बोलोगे निमाड़ी में। आगे देखिए दोस्तों, तो ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगले बात करते हैं दोस्तों मुल्ताई, तो मुल्ताई ताप्ती नदी की, क्योंकि मुल्ताई से ही ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है ना। बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से आपने सुना होगा। तो मुल्ताई बैतूल का एक शहर है, वह भी ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए दोस्तों शाजापुर, तो शाजापुर किस नदी के तट पर स्थित है? पार्वती नदी के तट पर स्थित है। पार्वती जी शाजापुर, ऐसे याद रख सकते हैं, पार्वती जी सज करके बहुत सुंदर लग रही हैं। शाजापुर, पूरी सज करके पार्वती जी बहुत अच्छी लग रही हैं। शाजापुर। आगे देखिए दोस्तों शिवपुरी, शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंध नदी के तट पर स्थित है। शिवपुरी सिंध नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए दोस्तों बागली गांव, इस शहर का नाम है दोस्तों बागली गांव। कहाँ है? काली नदी, काली सिंध के तट पर स्थित है और यहीं से तो इसका उद्गम होता है काली सिंध का। बागली गांव से काली सिंध का उद्गम भी होता है। आगे देखिए दोस्तों उज्जैन, सभी को पता होगा, यह भी कई बार पेपर में पूछा गया है, ये रिपीट होते रहते हैं प्रश्न दोस्तों। तो उज्जैन कहाँ पे है? आप बोलोगे क्षिप्रा नदी के तट पर। आगे बात की जाए दोस्तों इंदौर की, तो इंदौर देखिए इंदौर स्थित है, इसी को कान्ह नदी या खान नदी के नाम से जाना जाता है। कान्ह नदी या खान नदी, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। इंदौर किस नदी के तट पर स्थित? तो आप याद रखिए कान्ह नदी या खान नदी भी उसी का नाम है। आगे बात की जाए दोस्तों धार, तो धार माही, एक धार मैंने यहाँ भी बताया था कि अगर नर्मदा मिलता है तो नर्मदा और ऑप्शन मिलता है माही तो दोनों है, ठीक है। आगे देखिए आष्टा की बात करें दोस्तों, तो आष्टा है पार्वती के तट पर। आष्टा कहाँ पे है? पार्वती नदी के तट पर। आगे बात की जाए दोस्तों कुच्छी, तो कुच्छी कहाँ पे है? माही नदी के तट पर है। कुच्छी माही नदी के तट पर है। और ये दोस्तों कई बार पेपर में यह भी पूछा गया है सांची, जो सांची का आपका स्तूप है रायसेन वाला, किस नदी के स्थित है? तो देखिए रायसेन से, तो बेतवा का कुमरा गांव से उद्गम होता है। तो आपको ऐसे भी याद रख, अगर याद नहीं है तो आप लॉजिक से भी लगा सकते हो। सांची कहाँ है? रायसेन में। और रायसेन से कौन नदी निकलती है? कुमरा गांव से बेतवा, तो बेतवा के नदी के तट पर ही क्या है? सांची। तो दोस्तों यहाँ से आपने देखा, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए और इनको रट डालिए। यह पेपर में जरूर प्रश्न आते हैं दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से इनको रट लेना है। अब चलते हैं हम अगले शहर के पास। तो दोस्तों आगे लिखा हुआ है दोस्तों, अगर बात की जाए 28 में, ये 29वां जो है दोस्तों, तो 29वें की अगर बात करते हैं तो 29वां है बुरहानपुर। जी हाँ दोस्तों बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप देखोगे ताप्ती। जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? बुरहानपुर। और बुरहानपुर ही मध्य प्रदेश के दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। बुरहानपुर के पास ही ताप्ती नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कुछ सीमा बनाती है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की दक्षिण की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश की दक्षिण की सीमा कौन सी नदी? ताप्ती नदी बनाती है। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों अगले शहर की बात करते हैं सतना। तो सतना किस नदी के तट पर स्थित है? टोंस नदी। जी हाँ दोस्तों टोंस या तमसा इसी को बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों तमसा या टमस भी बोलते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। सतना नदी सतना शहर जो है टोंस नदी के किनारे स्थित है। आगे दोस्तों देखिए तवानगर, नाम से स्पष्ट है दोस्तों, तवानगर तवा नदी के तट पर स्थित है। तवानगर तवा नदी के तट पर स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों मंदसौर। जी हाँ दोस्तों मंदसौर शिवना नदी के तट पर स्थित। स्टार कर लीजिए दोस्तों, बहुत बार पेपर में पूछा अगर बच्चे गलत करके चले जाते हैं। मंदसौर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? चंबल नदी के किनारे लगा के चले जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है, मंदसौर
शिवना नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों बालाघाट, तो बालाघाट बैनगंगा, बालाघाट बैनगंगा बा आप यहां से याद रख सकते हो, बालाघाट बैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों रीवा, तो रीवा किस नदी के तट पर स्थित है? बिछिया नदी के तट पर स्थित है, बिछिया नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर? रीवा शहर, रीवा शहर बिछिया नदी के तट पर स्थित है। और बिछिया की एक सहायक नदी है दोस्तों बीहड़, आपको याद रखना है बीहड़। तो बीहड़ नदी पे क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, कौन सा? चचाई जलप्रपात। अब आपको बता रहे हैं उसकी ऊंचाई कितनी है। प्रश्न नंबर 34 डाल के आंसर करना है आपको कि चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों रतलाम, तो रतलाम कहाँ पे स्थित है? तो आप बताओगे चंबल नदी के तट पर स्थित है रतलाम, रतलाम चंबल नदी के तट पर स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों विदिशा, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? विदिशा स्थित है बेतवा नदी के तट पर, विदिशा स्थित है बेतवा नदी के तट पर। आगे बात करते हैं गुना, तो गुना भी स्थित है बेतवा नदी के तट पर, गुना भी स्थित है बेतवा नदी के तट पर। आपको विदिशा भी स्टार कर देना दोस्तों, कई बार पूछा गया विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको याद रखना है बेतवा नदी के। आगे बात करते हैं राजघाट, तो राजघाट किस नदी के तट पर स्थित है? तो राजघाट और रायसेन एक जैसे नाम लगते हैं दोस्तों, तो रायसेन तो हम बता के चले आते हैं कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है, और राजगढ़ भी आ जाता है पेपर में तो हम बेतवा लगा देते हैं गलती से, क्योंकि ऑप्शन में बेतवा मिल जाता है। तो याद रखिएगा राजगढ़ जो है वह पार्वती के नदी के तट पर स्थित है, लेकिन रायसेन की बात करेगा तो आप बताओगे बेतवा नदी के तट पर। आगे बात करते हैं दोस्तों दतिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो दतिया आप बताओगे सिंध नदी के तट पर स्थित है, जो दतिया शहर है वह सिंध नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। ये क्या लिखा हुआ है? यह शहर लिखा हुआ है और यह नदी लिखा हुआ है। तो देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों सोनकच्छ, कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार। सोनकच्छ, सोनकच्छ स्थित है काली सिंध नदी के तट पर, सोनकच्छ काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए दोस्तों पचमढ़ी, पचमढ़ी तवा नदी के तट पर स्थित है, और पचमढ़ी पे बहुत सारे जलप्रपात भी स्थित हैं। आगे देखिए दोस्तों मंडलेश्वर, मंडलेश्वर कई बार पेपर में पूछा गया दोस्तों, स्टार कर लीजिए मंडलेश्वर, तो मंडलेश्वर स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। आगे बात करते हैं दोस्तों अलीराजपुर, अलीराजपुर कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर, मतलब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का जो लास्ट पॉइंट है उसके बाद कहाँ पहुंच जाती है? आप देखोगे नर्मदा नदी प्रवेश कर जाती है महाराष्ट्र, फिर गुजरात, तो यह अलीराजपुर लास्ट पॉइंट है नर्मदा का, इसके बाद दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाती है। तो अलीराजपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमने 43, जी हाँ दोस्तों 43 शहर कवर कर लिए। इसके बाहर आपको 44वां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से प्रश्न अगर पूछेगा नदी के तट पर कौन सा शहर है दोस्तों, तो यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला, गारंटी देता हूँ दोस्तों, 100% की गारंटी देता हूँ। इसके बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा। अगर नदी पूछता है यहाँ से प्रश्न कि नदियों किनारे बसे हुए मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर, तो यहीं से प्रश्न उठाएगा। तो दोस्तों आज हमारा नदियों वाला चैप्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा था, आज यहाँ से समाप्त होता है दोस्तों। अब हम आगे जाकर के डेली कॉन्सेप्ट नए नए आपके सामने लाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही एमपी पुलिस और एसआई की भी भर्ती होने वाली है दोस्तों। तो इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये हमारा 15वां वीडियो है। इसके पहले हम डेली बेस पे आपको जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। बस आप अपना प्रेम और स्नेह इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए। तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।